नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों। मिजोरम विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। पिछले 10 वर्षों से MNF और कांग्रेस के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, कड़ी टक्कर होती थी। 2017 में हुई थी जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि ZPM की स्थापना। 2018 में MNF के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी ZPM। 2023 में लंगुलेई नपा चुनाव में 11 वार्ड जीतकर तहलका मचाया था। इस बार MNF, कांग्रेस और ZPM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी टक्कर जो है वो दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के सामने सरकार बचाने की एक तरफ चुनौती है। आपको बताएं कि पिछले 10 वर्षों से MNF और कांग्रेस के बीच होती थी यहाँ पर टक्कर। 2017 की बात करें, 2017 में हुई थी जोराम पीपुल्स मूवमेंट ZPM की स्थापना। 2018 में MNF के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है ZPM। 2023 में लंगुलेई नपा चुनाव में 11 वार्ड जीतकर तहलका मचाया था। इस बार MNF, कांग्रेस और ZPM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके, और गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। 4:08 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। पिछले 2 हफ्ते में दूसरी बार आया दिल्ली NCR में भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप से उत्तर भारत के कई शहरों में धरती हिली है। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप का केंद्र था, क्योंकि भूकंप के तेज झटके जब महसूस किए गए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके। समय बताया जा रहा है कि 4:08 पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। पिछले 2 हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली NCR में भूकंप आया है। रिक्टर स्केल की अगर बात करें, रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई है भूकंप की, वो 3.1 रही है। सेना कमांडरों का सम्मेलन कल से शुरू होगा। कल से 20 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित होगा सेना कमांडरों का सम्मेलन। सेना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में किया जाएगा विचार विमर्श। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को होंगे सम्मेलन में शामिल। CDS अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और इसके अलावा वायुसेना प्रमुख VR चौधरी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद व्याख्यान देंगे। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विषय पर व्याख्यान होगा। सम्मेलन का शुभारंभ होगा और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा इसमें रहने वाली है। कल से 20 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित होगा सम्मेलन। सेना कमांडरों का सम्मेलन, सेना से संबंधित इसमें नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको ये भी बताएं कि CDS अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद व्याख्यान देंगे इस सम्मेलन में। अपना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विषय पर व्याख्यान होगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए अपने उम्मीदवार। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लिए पहली सूची आखिरकार कांग्रेस ने जारी कर दी है। 3 राज्यों के लिए पहली सूची कम से कम कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। आपको ये बताएं कि कांग्रेस से मध्य प्रदेश में 144, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने 55 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। MP की बात करें तो MP की सूची में कमलनाथ, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह के नाम हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से, तो वहीं जीतू पटवारी अराऊ से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। CM शिवराज सिंह के सामने बुधनी से विक्रम मस्तल को टिकट दिया है कांग्रेस ने। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल के सामने लाखन सिंह पटेल को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इसके अलावा इंदौर प्रथम की बात करें तो इंदौर प्रथम से कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से TS सिंहदेव, पाटन से भूपेश बघेल मैदान में हैं। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को कोंडगल से टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि
लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की तो बैठक चल रही थी और सीईसी की बैठक भी हो चुकी है। इन राज्यों के जो प्रत्याशी उन पर विचार विमर्श हो गया था। इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि कल ये साफ हो गया था कि रविवार को कांग्रेस पार्टी कम से कम 3 राज्यों की पहली सूची जारी कर देगी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अभी और भी सूची आना बाकी है, लेकिन पत्ते खोलना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और आज जो सूची जारी की गई उसमें बेहद महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं। भारत में होगा 2036 के ओलंपिक खेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है खुलासा, भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 141वें उद्घाटन सत्र में घोषणा की, 2036 में भारत में आयोजित होगा विश्व का खेल महाकुंभ। ओलंपिक का आयोजन देश के 140 करोड़ लोगों का पुराना सपना है। भारत को आईओसी की तरफ से पूरा समर्थन मिलने का भरोसा है। 2029 में यूथ ओलंपिक का आयोजन भी कर सकता है भारत। बेहद अहम ये रहने वाला है ओलंपिक, क्योंकि भारत का जो पुराना सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। भारत में 2036 के ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का खुलासा कर दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से खुलासा करने के साथ साथ कई बातें कही गई है। कहा है कि भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस ओलंपिक के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 141वें उद्घाटन सत्र में इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। 2036 में भारत में आयोजित होगा विश्व का खेल महाकुंभ, जिसकी तैयारियों का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया है। कहा कि ओलंपिक का आयोजन देश के 140 करोड़ लोगों का पुराना सपना है, जो कि पूरा होगा। भारत को आईओसी की तरफ से पूरा समर्थन मिलने का भरोसा है। 2029 में यूथ ओलंपिक का आयोजन भी कर सकता है भारत। उबले चावल के निर्यात पर शुल्क 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। स्थानीय स्टॉक रखने और घरेलू कीमतों के नियंत्रण रखने के लिए फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को 16 अक्टूबर तक लगाया निर्यात शुल्क। सरकार ने उबले चावल पर 20% का लगाया था निर्यात शुल्क। अब गैर बासमती चावल की किस्मों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि एमईपी में बदलाव नहीं हुआ है। $1200 प्रति टन बना रहेगा बासमती चावल का एमईपी। अगले आदेश तक बासमती चावल के एमईपी में बदलाव नहीं है। चीनी निर्यात पर पाबंदी अक्टूबर बाद भी जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुल्क 31 मार्च तक बढ़ाया गया है उबले चावल के निर्यात पर। आपको ये बताएं कि यहाँ पर स्थानीय स्टॉक रखने और घरेलू कीमतों के नियंत्रण रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को 16 अक्टूबर तक लगाया निर्यात शुल्क। सरकार ने उबले चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया था और अब गैर बासमती चावल की किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी में बदलाव नहीं किया गया है। $1200 प्रति टन बना रहेगा बासमती चावल का एमईपी। अगले आदेश तक बासमती चावल के एमईपी में बदलाव नहीं होगा। आपको ये भी बताएं कि चीनी निर्यात पर पाबंदी अक्टूबर बाद भी जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद फेरी सेवा बहाल की गई है। तमिलनाडु के नागपट्टनम से श्रीलंका के कंकेशनथुराई तक फेरी, जिसकी शुरुआत की गई है। पीएम ने कहा, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा। भारत और श्रीलंका के बीच सदियों से जारी रहा है समुद्री संपर्क। 1980 के दशक में सुरक्षा कारणों से समुद्री यातायात पर रोक, 2011 में तूतीकोरिन कोलंबो फेरी सेवा शुरू करने के प्रयास विफल हुए। अब नागपट्टनम से कंकेशनथुराई तक फेरी सेवा की शुरुआत आखिरकार कर दी गई। दोनों देशों के बीच ऐसे बेहतर संपर्क की, बेहतर बॉन्डिंग की बात कही जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद आखिरकार फेरी सेवा को बहाल कर दिया गया है। तमिलनाडु के नागपट्टनम से श्रीलंका के कंकेशनथुराई तक फेरी की शुरुआत हुई है। पीएम ने कहा कि ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा। भारत और श्रीलंका के बीच सदियों से जारी रहा है समुद्री संपर्क। 1980 के दशक में सुरक्षा कारणों से समुद्री यातायात पर रोक लगा दी गई थी। 2011 में तूतीकोरिन कोलंबो फेरी सेवा शुरू करने के जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास सफल नहीं हो पाए थे, विफल हो गए थे। लेकिन तब से लेकर अब जाकर ये जो फेरी है उसकी शुरुआत कर दी गई है। अब नागपट्टनम से कंकेशनथुराई तक फेरी सेवा शुरू कर दी गई है। आचार संहिता के दौरान प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, विभागों के शिथिलता संबंधी प्रकरणों के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। कल सुबह 11 बजे होगी स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मौजूदा पंजीकृत संविदा सशुल्क श्रेणी के परिवारों को पॉलिसी रिन्यू करने की अनुमति का प्रस्ताव है। नर्सिंग स्कूल कॉलेज के निरीक्षण करवाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव है। राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में निरीक्षण रिपोर्ट रखकर निर्णय लेने का भी प्रस्ताव है। भर्ती संबंधी गतिविधियां जारी रखी जाए या नहीं, इस बारे में ईसीआई से मार्गदर्शन का प्रस्ताव है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज निदेशक का पद नाम बदलने का भी प्रस्ताव है। निदेशक महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र जयपुर का प्रस्ताव है। इसके अलावा खाद्य विभाग में तबादले और पोस्टिंग के बारे में मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव भी है। खाद्य विभाग में एपीओ अधिकारियों की पोस्टिंग संबंधी मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव भी है। स्क्रीनिंग कमेटी का जो गठन किया गया है सीएस की तरफ से, उसकी पहली बैठक होने वाली है और पहली बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रहेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। आचार संहिता के दौरान प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। विभागों में दरअसल इसका जो उद्देश्य है, विभागों की शिथिलता संबंधी प्रकरणों के लिए ये कमेटी बनाई गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है और कल सुबह 11 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक होने वाली है। इसमें खासतौर पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मौजूदा पंजीकृत संविदा सशुल्क श्रेणी के परिवारों को पॉलिसी रिन्यू करने की अनुमति का प्रस्ताव है। नर्सिंग स्कूल कॉलेज के निरीक्षण करवाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है इसमें, और इसके अलावा राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में निरीक्षण रिपोर्ट रखकर निर्णय लेने का भी प्रस्ताव है। और साथ ही साथ भर्ती संबंधी गतिविधियां जारी रखी जाए या फिर नहीं, इस बारे में ईसीआई से मार्गदर्शन का भी प्रस्ताव है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज निदेशक का पद का नाम बदलने का भी प्रस्ताव है। निदेशक महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र जयपुर का करने का प्रस्ताव है। खाद्य विभाग में तबादले और पोस्टिंग के बारे में मार्गदर्शन लेने का भी प्रस्ताव है। कल इसकी पहली बैठक होने वाली है। कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए हैं, किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी इसमें, वो आपको बता दें। साथ ही साथ इसमें अगर कड़ी को आगे देखा जाए तो खाद्य विभाग में एपीओ अधिकारियों की पोस्टिंग संबंधी मार्गदर्शन लेने का भी प्रस्ताव रखा गया है। राजनीतिक दलों को चुनाव प्रसारण के लिए समय आवंटित कर दिया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण का दिया समय। राजस्थान में पार्टियों को कुल 630 मिनट का समय दिया गया है। सबसे ज्यादा कांग्रेस को 189 मिनट का आवंटन हुआ है समय का। बाकी 5-5 मिनट का 37 बार, एक बार 4 मिनट का कांग्रेस कर सकती है प्रसारण। बीजेपी को हुआ है 187 मिनट का आवंटन, 5-5 मिनट का 37 बार और एक बार 2 मिनट का बीजेपी प्रसारण कर सकती है। ये समय का आवंटन किया गया है पार्टियों के लिए। बीएसपी को 60, आरएलटीपी को 54, एनपीपी को 45, माकपा को 49 मिनट, आम आदमी पार्टी को 46 मिनट का समय दिया गया है। तो कौन सी पार्टी को कितना समय दिया गया वो आपको बता रहे हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव प्रसारण के लिए समय का आवंटन आखिरकार कर दिया गया है। दरअसल दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण का ये समय दिया गया है पार्टियों को, और इनमें से सबसे ज्यादा जो समय मिला है वो कांग्रेस को मिला है। राजस्थान में पार्टियों को कुल मिलाकर 630 मिनट का समय दिया गया है। सबसे ज्यादा कांग्रेस को 189 मिनट का समय आवंटित हुआ है, 5-5 मिनट का 37 बार और एक बार 4 मिनट का कांग्रेस प्रसारण कर सकती है। बीजेपी को 187 मिनट का आवंटन किया गया समय का, 5-5 मिनट का 37 बार और एक बार 2 मिनट का बीजेपी कर सकती है प्रसारण। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें, इसमें बीएसपी है, बीएसपी को 60, आरएलटीपी को 54, एनपीपी को 45, माकपा को 49 मिनट दिए गए हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को 46 मिनट का समय दिया गया है।